नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने जा रहे हैं जिसका इतिहास पूरे 500 साल पुराना है। जी हाँ, 500 साल। आज हम अयोध्या विवाद की इस बेहद जटिल कहानी को बिल्कुल तथ्यात्मक और क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझने वाले हैं। और इसके लिए हम किसी राय नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उपलब्ध साक्ष्यों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विस्तृत विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अब इतने विशाल इतिहास को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? इसलिए इस पूरी टाइमलाइन को 5 आसान हिस्सों में बांटा गया है। विवाद की शुरुआत से लेकर 1949 का टर्निंग पॉइंट, फिर दशकों लंबी कानूनी लड़ाई, एएसआई की खुदाई और अंततः फाइनल फैसला। हम एक-एक करके इन सभी चरणों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं। आखिर इस विवाद की उत्पत्ति हुई कैसे? कहानी की शुरुआत होती है साल 1511 से, जब सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने इस स्थल का दौरा किया था। फिर 1526 का समय आया जब मीर बाकी ने वहां एक मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन 1717 का साल इसमें बेहद दिलचस्प है। राजा जयसिंह द्वितीय ने इस जगह को खरीदा और यहाँ एक साझा पूजा की व्यवस्था शुरू हुई। दिलचस्प बात पता है क्या है? उस समय दोनों क्षेत्रों के बीच कोई बाड़ या फेंसिंग नहीं थी। मुस्लिम ढांचे के अंदर इबादत करते थे और हिंदू बाहर खुले में पूजा करते थे। ये साझा व्यवस्था काफी समय तक शांति से चली, जब तक कि 1853 में पहली बार बड़े टकराव नहीं हुए। और फिर आया 1858। ये वो समय था जब जमीनी हकीकत सच में बदल गई। हुआ ये कि 25 से ज्यादा निहंग सिख और एक बैरागी जबरदस्ती इस क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां बाकायदा हवन किया, दीवारों पर श्रीराम लिखा और सबसे बड़ी बात, उसी दिन वहां राम चबूतरा का निर्माण कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसके तुरंत बाद सैयद मोहम्मद खातिब ने पुलिस में पहली औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराई। असल में ये आगे चलकर होने वाली उस लंबी कागजी लड़ाई की पहली आहट थी। और इसी तरह 1885 आते आते ये विवाद पहली बार आधिकारिक तौर पर अदालत की चौखट तक पहुंच गया। महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे के ऊपर छत बनाने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने साफ खारिज कर दिया। ये हमें दिखाता है कि इस मसले को अदालतों के जरिए सुलझाने का प्रयास कितनी जल्दी शुरू हो गया था। अब बात करते हैं दूसरे और बहुत ही अहम पड़ाव की, 1949 का वो टर्निंग पॉइंट जिसने भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 22 और 23 दिसंबर 1949 की सर्दियों की वो रात, केंद्रीय गुंबद के नीचे श्री राम लला की मूर्ति सामने आती है। लेकिन इसके दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार वहां एक तेज रोशनी हुई और भगवान की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई। वहीं मुस्लिम दृष्टिकोण का मानना था कि मूर्ति को रात के अंधेरे में चुपचाप वहां रख दिया गया था। दावे भले ही एकदम विपरीत थे, लेकिन इस एक घटना ने उस विवादित जमीन का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अब जाहिर है दंगों का डर था, प्रशासन को तुरंत कोई कदम उठाना था, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने सीधा गेट पर ही ताला लगवा दिया। मूर्ति अंदर ढांचे में कैद हो गई, लेकिन बाहर पूजा जारी रखने की अनुमति दे दी गई। इस एक फैसले का नतीजा ये हुआ कि दोनों ही पक्ष निराश हो गए और वो पूरा का पूरा स्थल एक तरह से समय में वहीं फ्रीज हो गया। ताला तो लग गया, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बस वो कागजों में बदल गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, दशकों की कानूनी लड़ाई। आने वाले दशकों में इस जमीन को लेकर 3 बड़े मुकदमे दायर हुए। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने पोजेशन और पूजा के लिए केस दायर किया। ठीक 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक और मूर्ति हटाने के लिए मुकदमा किया। और फिर 1989 में एक बहुत ही दिलचस्प लीगल एंगल सामने आया। पूर्व जज देवकीनंदन अग्रवाल ने खुद भगवान को एक कानूनी व्यक्ति यानी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन मानते हुए रामलला विराजमान की ओर से केस दायर कर दिया। ये 3 मुकदमे दशकों तक चलने वाले इस पेपर वॉर के मुख्य स्तंभ बन गए। इस बीच 1986 में कुछ ऐसा हुआ जिसने भूचाल ला दिया। फैजाबाद कोर्ट ने अचानक 37 साल से लगे ताले को खोलने और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देने का आदेश दे दिया। आदेश आते ही बहुत ही कम समय में ताले खोल दिए गए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला और प्रतिरोध को संगठित करने के लिए तुरंत बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ। तनाव बहुत तेजी से अपने चरम पर पहुंच रहा था। लेकिन सिर्फ ऐतिहासिक दावों और कागजों से इतना बड़ा फैसला कैसे होता? इसीलिए विज्ञान और जमीनी हकीकत का सहारा लिया गया। हमारा चौथा भाग है एएसआई की खुदाई और साक्ष्य।
2003 में अदालत के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने खुदाई शुरू की और जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। 17 से ज्यादा पिलर मिले जिन पर हिंदू प्रतीक थे। दर्जनों पिलर स्टैंड्स और टूटी हुई मूर्तियां भी मिली। सतह से सिर्फ 8 इंच नीचे 2 कंकाल भी पाए गए। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक साक्ष्य क्या था? वो था 1526 की मस्जिद के ढांचे के ठीक नीचे एक 12वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेषों का मिलना। ये पुरातात्विक साक्ष्य आगे चलकर इस विवाद को सुलझाने का एक बहुत बड़ा आधार बने। इस पूरी वैज्ञानिक पड़ताल के बीच ASI के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद का एक बयान बहुत चर्चा में रहा। उन्होंने कहा था कि ये हिंदुओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना। मुसलमानों को इसे खुशी खुशी सौंप देना चाहिए था। सोचने वाली बात यह है कि उनके स्पष्ट और सार्वजनिक रुख के कारण उन्हें काफी धमकियों का भी सामना करना पड़ा। ये दिखाता है कि इस स्थल से जुड़ी भावनाएं और इसका सांस्कृतिक वजन कितना ज्यादा गहरा था। और अब इतने सारे साक्ष्यों, बहसों और दशकों की जिरह के बाद हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी अध्याय पर पहुंच गए हैं, द फाइनल वर्डिक्ट। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा ही अनोखा फैसला सुनाया। उन्होंने इस विवादित 2.77 एकड़ जमीन को किसी एक पक्ष को देने के बजाय इसे सचमुच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। 1/3 रामलला विराजमान को, 1/3 निर्मोही अखाड़ा को और 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर तुरंत रोक लगा दी, क्योंकि असल में किसी भी पक्ष ने जमीन के इस तरह बंटवारे की मांग ही नहीं थी। फिर आया 2019 और सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिनों की ऐतिहासिक सुनवाई। यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प कानूनी शब्द इस्तेमाल हुआ, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। ये एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट है जहां अगर किसी पक्ष को उसकी मुख्य मांग नहीं मिल पाती है तो वो अदालत को बताता है कि उसे विकल्प के तौर पर क्या स्वीकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने के बाद सभी पक्षों से बिल्कुल यही जवाब लिखित में मांगा था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत फैसला। ASI के ठोस साक्ष्यों और कानूनी तर्कों के आधार पर विवादित 2.77 एकड़ जमीन पूरी तरह से श्री राम लल्ला विराजमान को दे दी गई। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक नई मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ की एक बिल्कुल अलग जमीन आवंटित की गई। इसी फैसले के साथ भारत के इतिहास के सबसे लंबे और जटिल कानूनी विवादों में से एक का हमेशा के लिए अंत हो गया। जरा सोचिए, 500 साल का लंबा सफर, साझा स्थान, बंद दरवाजे और इतनी घनी कानूनी लड़ाइयां, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतिहास इस बेहद भावात्मक विवाद को कैसे याद रखेगा, जिसका फैसला अंततः जमीन के नीचे दबी पुरातात्विक परतों और कोर्टरूम के ठंडे तर्कों ने किया। इतने बड़े और जटिल इतिहास को एक व्यवस्थित रूप में समझना निश्चित रूप से एक शानदार अनुभव रहा है। उम्मीद है कि ये तथ्यात्मक विश्लेषण काफी ज्ञानवर्धक साबित हुआ होगा। इस विस्तृत विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।